हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज का जो टॉपिक हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं वो है फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़। तो इसमें हम लोग इस चैप्टर में आईसीआई मॉड्यूल में जो भी चीज़ें कवर अप हैं तो उससे रिलेटेड हम लोग इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट नोट्स को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हम लोग को कुछ ऐसी चीज़ बताई गई है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे जो फ्रेंड्स जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ में जो भी होता है उसमें हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है। फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट को बनाना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाना होता है, एंड लास्टली बैलेंस शीट हम लोग को बनानी होती है। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ में होता है उसमें हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाना ही होता है। सबसे पहले हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाना ही होता है, प्रॉफिट एंड लॉस तो बनाना ही होता है, और बैलेंस शीट बनाना ही होता है। ये बिल्कुल नॉन मैन्युफैक्चरिंग जैसा ही है, ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग जैसा ही है। लेकिन एक एडिशनल अकाउंट बनाना होता है, एक एडिशनल अकाउंट बनाना होता है, एक एडिशनल अकाउंट बनाना होता है, उसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। एक एडिशनल अकाउंट बनाना होता है, उसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है, चलिए। इस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या करना होता है, क्या फॉर्मेट होता है, कौन सी चीज़ें आती हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। बाकी आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट अकाउंट जो अभी तक आपने ट्वेल्थ में पढ़ा है, जैसे पढ़ा है वैसे ही बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। यहाँ पर उन्होंने बताया हम लोग को इंट्रोडक्शन में क्या। Manufacturing entity generally prepares a separate manufacturing account as a part of final accounts in addition to trading account, PL and बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ पर भी बोला गया है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको बनाना होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका प्रिपेयर करने का, इज टू डिटरमाइन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यहाँ से डिटरमाइन करनी है। सिंपल सी बात है, जैसे आपको ट्रेडिंग अकाउंट से आपके पास जो रिजल्ट आता है, ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट है जीपी, ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो रिजल्ट है वो है नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट का जो रिजल्ट है वो है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो ये है ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट ग्रॉस प्रॉफिट, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट दैट मीन नेट प्रॉफिट, और इसका ये है बैलेंस शीट का रिजल्ट दैट मीन फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, और आपका जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का रिजल्ट है, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का रिजल्ट है सर, वो है आपका कि आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना है। ठीक है ना, ये आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, सॉरी आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स आपको निकाल के देनी। ठीक है, तो ये है किसका, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का आपका रिजल्ट। ठीक है, चलिए। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स आर देन ट्रांसफर्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो यानी कि आपको ओवरऑल करना क्या है, सबसे पहले आपको, जब आप लोग मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ की जब आप लोग अकाउंटिंग करेंगे तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे, और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से आप लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स निकालने वाले हैं। ठीक है, आप लोग क्या करने वाले हैं, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स आप लोग निकालेंगे। ठीक, ये जो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स है, ये जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, सॉरी, ये जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, ये जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो आप निकालेंगे, ये कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो आप निकालने वाले हो, ये आप कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे, ये आप ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे। ठीक है, ये जो आप ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे, फिर ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद आप क्या बनाओगे, लास्टली बैलेंस शीट बना दोगे। तो ये पूरा प्रोसीजर चलने वाला है। पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, फिर आपका पीएल अकाउंट बनाओ, फिर लास्ट में बैलेंस शीट बनाओ। तो ये पूरा प्रोसीजर चलने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर उन्होंने पर्पस क्या है, पर्पस मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आपको क्या पता करना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए। आपको टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पता चलेगी फिनिश प्रोडक्ट की। ठीक है ना सर, फिर आपको क्या पता चलेगा, यहाँ पर आपको फैक्ट्री कॉस्ट का पता लगेगा। ठीक है ना, और आप रिकन्सिलेशन बना पाओगे फाइनेंशियल बुक्स का, और आपका किसका, फाइनेंशियल बुक्स का कॉस्ट रिकॉर्ड्स के साथ। यानी कि फाइनेंशियल बुक्स और कॉस्ट रिकॉर्ड दोनों अलग अलग तरीके के होते हैं, आप उसका रिकन्सिलेशन भी बना सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ऑल्सो भी यूज़ फॉर वेरियस अदर पर्पस। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपका और पर्पस से भी यूज़ होता है, जैसे कि अगर आउटपुट को कैरी करा गया है, इफ़ द आउटपुट इज कैरी टू द ट्रेडिंग अकाउंट एंड मार्केट प्राइसेस, इट डिस्क्लोजेज द प्रॉफिट लॉस ऑन मैन्युफैक्चर। ठीक है ना, चलिए। उसके बाद यहाँ पर आगे हम लोग को क्या बताया गया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बारे में यहाँ पर क्या बताया गया है,
कि यहाँ पर क्या क्या आ सकता है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर आता है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये सारी चीज़ें आती हैं। इन सबको डिटेल में धीरे धीरे करके बताया गया है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम के अंदर क्या आता है। ये देखिए यहाँ पर बताया गया है रॉ मटेरियल कंज्यूम के अंदर क्या आता है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा थोड़ा सा। देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री, जैसे मान लीजिए आपके पास 2000 यूनिट्स अवेलेबल थी, ओपनिंग इन्वेंट्री थी रॉ मटेरियल की, आपने परचेज करी है 5000 यूनिट्स, ठीक है, आपने परचेज करी है 5000, यानी कि इस साल जो आपके पास अवेलेबल थी फॉर द प्रोडक्शन, आपके पास जो रॉ मटेरियल की यूनिट्स अवेलेबल थी फॉर द प्रोडक्शन, दैट मीन्स हाउ मच वॉज देयर, इट वॉज 7000, 7000 यूनिट्स आपके पास अवेलेबल थी फॉर द प्रोडक्शन, ठीक है। आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक जो बचा था रॉ मटेरियल का, वो बचा था 4000 यूनिट्स। तो बात ये है, जब 7000 अवेलेबल थी, जब अवेलेबल 7 थी और बची हैं 4, तो बाकी 3 गई कहाँ। देखिए 7 अवेलेबल थी क्योंकि 2 था ओपनिंग, 5 था खरीदा, ठीक है, तो 7000 आपके पास हो गई। अब जब क्लोजिंग 4 बची, जब साल का एंड हो गया, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक जो रॉ मटेरियल का बचा वो 4000 यूनिट्स का बचा, तो 3000 यूनिट्स गई कहाँ, ठीक है। 3000 यूनिट्स आपकी यूज़ हो गई होंगी फॉर द प्रोडक्शन पर्पस, ठीक है, 3000 यूनिट्स क्या हो गई होंगी, यूज़ हो गई होंगी फॉर द प्रोडक्शन पर्पस। तो इसी कॉन्सेप्ट को लगाते हुए ये फॉर्मूला आपको बताया गया है, इसी कॉन्सेप्ट को लगाते हुए ये फॉर्मूला आपको पूरा बताया गया है रॉ मटेरियल कंज्यूम का, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है ना सर। चलिए, और यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, देयर रिमेन्स अनफिनिश गुड्स एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट ऑफ सच अनफिनिश गुड्स इज शोन इन द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अगर कुछ WIP है, अनफिनिश गुड्स मतलब क्या होता है बच्चे, WIP, अनफिनिश गुड्स का मतलब होता है सर WIP। अगर कुछ WIP भी है तो उसको भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम लोग टेक अकाउंट करेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ WIP इस पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। जिस तरीके से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते थे, ओपनिंग स्टॉक को डेबिट करते थे, उसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम लोग ओपनिंग इन्वेंट्री जो है WIP की, उसको क्या करेंगे, डेबिट साइड ले जाएंगे, और क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की ले जाएंगे। तो तरीका है ये, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के अंदर क्या आता है वो उन्होंने बताया, जैसे कि वो ऐसी कॉस्ट, ऐसे खर्चे अदर देन मटेरियल और वेजेस, मटेरियल और वेजेस के अलावा विच आर इनकर्ड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सेलेबल सर्विस। एग्जांपल्स जो दिए जा रहे हैं DMCs के, DME के जो एग्जांपल दिए जा रहे हैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के, वो हैं रॉयल्टीज़ हैं और रॉयल्टीज़ है। इफ़ बेस्ड ऑन यूनिट्स प्रोड्यूस, अगर ये यूनिट्स प्रोड्यूस पर बेस्ड हैं, यानी कि उससे डायरेक्टली लिंक्ड हैं, तो रॉयल्टीज़ आएंगे आपके, हायर चार्जेस आएंगे प्लांट एंड मशीनरी के, ठीक है ना जी। तो इस तरीके के जो खर्चे हैं, वो इस तरीके के जो एक्सपेंसेस हैं वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में आएंगे, ठीक है ना जी। चलिए, फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपका इलस्ट्रेशन, यहाँ पर फिर हम लोग को क्या बताया गया, इलस्ट्रेशन 1। इलस्ट्रेशन 1 में क्या है, हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। इस इलस्ट्रेशन 1 में क्या है, 1 लाख यूनिट्स वर प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री। आपकी 1 लाख यूनिट्स आपको बनानी है फैक्ट्री में, चलिए बहुत अच्छी बात है। पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट वॉज ₹10। एक मटेरियल की जो कॉस्ट थी, पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट कितनी थी, यानी कि एक यूनिट को बनाने में जो मटेरियल की कॉस्ट थी वो 10 रुपये थी, यानी कि 10 लाख रुपए आपके कुल लगने वाले हैं। लेबर कॉस्ट थी 5 रुपये, तो 1 लाख इंटू 5 यानी कि 5 लाख रुपए लेबर कॉस्ट आने वाली है। एंड दैट अपार्ट इट वॉज एग्रीड टू पे रॉयल्टी। अभी आपको ऊपर बताया गया है कि रॉयल्टी जो कि लिंक्ड हो प्रोडक्शन से, तो उसको हम लोग डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, आपके जो एक्सपेंसेस है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम लोग उसको जोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में उसको जोड़ेंगे और ये आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का पार्ट बनेगा, ठीक है ना सर। ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का पार्ट तो बनेगा, यहाँ पर थर्ड नंबर पे DME है, यानी कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, ठीक है ना सर। चलिए, तो यहाँ पर क्या बताया गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए यहाँ पर 3 लाख रुपए के एक्सपेंसेस आ गए, दैट मीन्स रॉयल्टी ये लोग बात कर रहे हैं 1 लाख इंटू 3। तो आपका जो टोटल एक्सपेंस आ गया वो कितना आ गया, 10 लाख और 5 लाख 15, और 15 और 3 18 लाख, ठीक है ना सर। चलिए, अब यहाँ पर इन्होंने इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की बात करी है। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में देखिए ओवरहेड्स आते हैं, कौन कौन से, एक तो आएंगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, दूसरे आएंगे प्रोडक्शन ओवरहेड, तीसरे आएंगे वर्क ओवरहेड। ये 3-4 तरीके के ओवरहेड्स आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और वर्क ओवरहेड, ठीक है ना सर। चलिए, अब यहाँ पर ओवरहेड्स को इन्होंने क्या बोला, ओवरहेड्स का मतलब होता है कि टोटल कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। ओवरहेड्स का मतलब होता है टोटल कॉस्ट ऑफ, ओवरहेड्स का मतलब होता है टोटल कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है ना सर। यानी कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये ओवरहेड्स होते हैं। तो आपके इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल जिसको कि आप डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ, यानी कि आप जिसको लिंक नहीं कर सकते आपके किसके साथ, यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ। जैसे यहाँ पर स्टोर जो कंज्यूम करा गया है फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क, स्मॉल टूल्स और फ्यूल्स ऑन लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है ना सर। यानी कि देखिए रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जो आप कर रहे हो, है ना,
जो आपने स्टोर्स को कंज्यूम करके रखा है फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस वक्त, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल का पार्ट है। ठीक है ना सर? ठीक है, चलिए सेकेंड वाला यहाँ पर क्या है, सेकेंड वाले में क्या है, इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस यानी कि जिसको हम लोग डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते यूनिट प्रोड्यूस के साथ, जैसे वेजेस फॉर मेंटेनेंस वर्क। हम लोग ने कुछ अपने काम के लिए हम लोग ने मेंटेनेंस वर्क से रिलेटेड लेबर को कुछ वेजेस दे के रखी थी, ठीक है ना सर, तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट वेजेस में लेंगे। ठीक है ना सर? उसी तरीके से कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो कि प्रोडक्शन से डायरेक्टली लिंक नहीं होते। ठीक है ना सर? जैसे कि डेप्रीसिएशन होता है किसका, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रीसिएशन, फैक्ट्री शेड, इंश्योरेंस प्रीमियम, प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री शेड, इस तरीके के जो खर्चे हैं उसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट लेंगे। ठीक है ना सर? चलिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी यहाँ पर क्या लिया गया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का पार्ट लिया गया सर। ठीक है ना? ये देखिए यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बताया, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को भी यहाँ पर इसका पार्ट लिया गया है। ये देख सकते हैं आप, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को आपका इसका पार्ट लिया गया है। ठीक है ना? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का पार्ट। चलिए फिर यहाँ पर बाय प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया। बाय प्रोडक्ट्स के बारे में आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बाय प्रोडक्ट्स का मतलब होता है जब भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस, हाँ, जब भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रही है, जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रही है, जब भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रही है, तो उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जिस भी तरीके का वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जिस भी तरीके का वेस्ट आपका प्रोड्यूस होता है, तो उस वेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं। ठीक है ना सर? उस वेस्ट को बेचेंगे, जब हम लोग उस वेस्ट को सेल करेंगे तो हम लोग को कुछ ना कुछ अमाउंट रियलाइज़ होगा। वो जो अमाउंट रियलाइज़ होगा तो उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो हम लोग की बन रही है, क्या उससे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे? आंसर इज यस, बिल्कुल उसको हम लोग माइनस कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट यही होने वाला है। बाय प्रोडक्ट्स का मतलब यही है। ठीक है ना सर? बाय प्रोडक्ट्स का मतलब यही है कि हम लोग को जो भी आपका जो सेकेंड प्रोडक्ट मिलेगा, क्या हम लोग उसको बेच करके कुछ जो पैसा जनरेट कर सकते हैं। ठीक है? वो जो हम लोग पैसा जनरेट कर सकते हैं, तो क्या हम लोग उसको टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से माइनस कर सकते हैं? बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, और देखिए ऐसा, देखिए यहाँ पर उन्होंने ऐसा बोला गया, बाय प्रोडक्ट जनरली हैव इनसिग्निफिकेंट वैल्यू। देखिए यहाँ पर देखिए इन्होंने यहाँ पर क्या बोला गया, बाय प्रोडक्ट की जो होती है मेन प्रोडक्ट से जो होती है वो वैल्यू होती है कम। सीधी सी बात है, तभी इसको बाय प्रोडक्ट बोला जा रहा है, मेन प्रोडक्ट नहीं बोला जा रहा है। क्योंकि सीधी सी बात है, जब भी आपके यहाँ घर पे कोई चीज़ होती है, जब आप उसको 5-6 साल यूज़ कर लेते हो, जब आप उसको बेचने जाते हो, तो उसकी वैल्यू जो होती है कम होती है। या तो उसको भंगार में या फिर उसको मतलब कबाड़ में बेचा जाता है। ठीक है ना सर? चलिए, तो उसी तरीके से बात इसकी भी हो रही है, बाय प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू होती है मेन प्रोडक्ट से कम होती है, और इसलिए इसकी जनरली जो हम लोग इसको बेचने की कोशिश करते हैं, हम लोग इसको सेल करने की ही कोशिश करते हैं, और तो इसलिए उसको जनरली नेट रिलायजेबल वैल्यू यानी कि सेलिंग वैल्यू, जो उसकी प्रेजेंट सेलिंग वैल्यू या नेट रिलायजेबल वैल्यू होती है, उस पर ही उसको वैल्यू करते हैं। ठीक है? चलिए यहाँ पर आगे इसका क्या ट्रीटमेंट है हम लोग देख लेंगे। मैंने आपको जनरली बताया कि इसको हम लोग जो मेन प्रोडक्ट, हाँ यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, दिखाया है यहाँ पर, इट इज़ ऑफन ट्रीटेड एज मिसलेनियस इनकम। मैंने आपको क्या बोला कि जो आपकी कॉस्ट, जो आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकली उसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है ना? मिसलेनियस इनकम उन्होंने बोला, लेकिन करेक्ट ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, टू क्रेडिट द सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट। ठीक है ना? देखिए सीधी सी बात है, जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है उसमें क्या करोगे आप, डेबिट। ठीक है ना सर? जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी, तो उस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आप क्या करने वाले हो, डेबिट। ठीक है ना सर? लेकिन ये जो आपकी नेट रिलायजेबल वैल्यू जो आने वाली है बाय प्रोडक्ट की, उसको आप क्या करोगे, उसको आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की किस साइड में लेके जाओगे, क्रेडिट। ठीक है ना सर? अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप इस बाय प्रोडक्ट की नेट रिलायजेबल वैल्यू को लेके जाओगे। उससे क्या होगा, जो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना सर? चलिए करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है, करेक्ट मतलब किस तरह, अभी इससे रिलेटेड एक आधा इलस्ट्रेशन है, हम लोग वो देखेंगे तो हम लोग को पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये एक स्पेसिमेन है किसका, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये एक स्पेसिमेन है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का। देखिए सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, रॉ मटेरियल कंज्यूम दिखाया है। इसके अंदर देखिए सबसे पहले यहाँ पर आया क्या क्या है, देखिए रॉ मटेरियल कंज्यूम दिखाया है। ठीक है? रॉ मटेरियल कंज्यूम दिखाया है, इसके अंदर क्या है, सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री आई है, परचेजेज आए, और फिर इन्होंने क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस किया। ठीक है? सबसे पहले क्या आया है, ओपनिंग इन्वेंट्री आई है, रॉ परचेजेज आई, उसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर दिया, तो आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया। फिर यहाँ पर डायरेक्ट वेजेस दिखाई हैं, फिर यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाए हैं। ठीक है ना सर? तो रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आ गई आपकी टोटल प्राइम कॉस्ट। ठीक है ना सर? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने करा तो आपका क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट। ठीक है ना सर? तो रॉ मटेरियल आपको कंज्यूम निकालना है, ये आप ध्यान रखिएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है। कंज्यूम निकालने का क्या तरीका है कि आपको ओपनिंग इन्वेंट्री
में परचेजेस ऐड करना है, उसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस करना है। ठीक है सर, चलिए। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा, रॉयल्टी आएगा और हायर चार्जेस आएगा। ठीक है ना सर, ठीक है, चलिए। फिर आपके आएंगे इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, डेप्रीसिएशन, फैक्ट्री कॉस्ट, ये सारी चीज़ें आएंगी और ये सब आपका टोटल बनेगा। ठीक है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ये भी आएगा सर। ठीक है, तो रॉ मटेरियल और ओपनिंग रॉ मटेरियल आया है और WIP आया है। ठीक है ना सर, रॉ मटेरियल आया है यानी कि जो बिल्कुल रॉ स्टेज में है, जिसका जो कंप्लीशन वर्क है वो 0% हुआ है। WIP का मतलब होता है जो 0 से 100% के बीच में हुआ है। और फिनिश गुड्स क्या होता है, जिसका 100% कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए मैन्युफैक्चरिंग जो जो जिस पर मैन्युफैक्चरिंग होना है वो इस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आया है। अब आप कहोगे सर इसमें क्या, अब आप कहोगे सर कि इसमें आपका वो नहीं आया, इसमें आपका आपका फिनिश गुड्स से रिलेटेड बात नहीं हुई, क्योंकि फिनिश गुड्स का कोई मैन्युफैक्चरिंग से लेना देना ही नहीं है। फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर हो चुके हैं, इसलिए फिनिश गुड्स का यहाँ पर नाम भी नहीं लिया गया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। फिनिश गुड्स का नाम भी नहीं लिया गया इस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, इसलिए आप देख सकते हैं रॉ मटेरियल का नाम लिया गया, ओपनिंग WIP का नाम लिया गया। लेकिन अगर आप ICI के प्रेजेंटेशन के हिसाब से चलना चाहते हैं तो रॉ मटेरियल में और WIP में एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको यहाँ का रॉ मटेरियल का प्रेजेंटेशन आप कैसे दिखाओगे, ओपनिंग इन्वेंट्री भी यहाँ रखोगे और यहाँ से ही क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर दोगे। लेकिन यहाँ पर WIP के केस में ऐसा नहीं करा गया। WIP को यहाँ पर डेबिट साइड रखा गया और क्लोजिंग WIP को, ओपनिंग WIP को आपका डेबिट साइड रखा गया, लेकिन क्लोजिंग WIP को क्रेडिट साइड ही रखा गया। उसको माइनस करके आप नहीं दिखाओगे। अगर आप ICI के प्रेजेंटेशन से प्रेजेंट करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे सर, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। तो आपको बस एक चीज़ यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ध्यान रखनी है कि देखिए सीधी सी बात है, आपको यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड दिखाने हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाने हैं, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। ठीक है ना सर, चलिए। लेकिन इस केस में क्या रखना है, रॉ मटेरियल के केस में क्या रखना है, रॉ मटेरियल के केस में आपको ओपनिंग इन्वेंट्री से क्लोजिंग इन्वेंट्री डेबिट साइड ही माइनस कर दो। लेकिन आपका WIP के केस में क्या करना है, ओपनिंग WIP आप डेबिट साइड रखोगे और क्लोजिंग WIP आप क्रेडिट साइड ही रखोगे। ठीक है ना सर, चलिए। तो ये मैंने आपसे बात कर ली इसके स्पेसिमेन से रिलेटेड, जो भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का स्पेसिमेन है उससे रिलेटेड मैंने आपसे बात कर ली। ठीक है सर, चलिए। यहाँ पर उसके बाद इन्होंने और हाँ, यहाँ पर मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में एक चीज़ बताई कि आपको बिल्कुल भी आपको, हाँ, अगर आपसे फिनिश गुड्स की बात करें तो फिनिश गुड्स की कोई बात नहीं होगी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। फिनिश गुड्स की कोई बात नहीं होगी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। फिनिश गुड्स को हम लोग सर डील कहाँ करेंगे, फिर ट्रेडिंग अकाउंट में। सर फिनिश गुड्स को हम लोग कहाँ डील करने वाले हैं, फिनिश गुड्स को हम लोग डील करने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है सर, चलिए। उसके बाद हम लोग अब जरा आगे चलते हैं। ये जरा कुछ ट्यूटोरियल नोट है, आप देख लीजिएगा। मेनली हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। इलस्ट्रेशन 2 में यहाँ पर क्या बोला गया हम लोग देख लेते हैं ज़रा। मिस्टर विमल रन्स अ फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस सोप्स। ठीक है सर, फॉलोइंग डिटेल्स फॉर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/3/20। ठीक है सर, ओपनिंग WIP कितनी है, 10,000 यूनिट्स और क्लोजिंग WIP है 12,000 यूनिट्स। ठीक है सर, ओपनिंग WIP है 10,000 यूनिट्स और क्लोजिंग WIP है 12,000 यूनिट्स। ओपनिंग इन्वेंट्री है रॉ मटेरियल की 1,70,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री है रॉ मटेरियल की 1,90,000। परचेजेज है 8,20,000। ठीक है सर, हायर चार्जेस ऑफ मशीन एट द रेट 0.6 per unit manufactured, हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री, direct wages contracted at the rate 0.8 per unit manufactured and 0.4 per unit of 0.4 per unit of closing WIP, repairs and maintenance 1,80,000 units produced 5 lakh units, prepare a manufacturing account of Mr. विमल। ठीक है सर, हम लोग को क्या करना है सर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है, देखिए सबसे पहले रॉ मटेरियल की बात होती है। रॉ मटेरियल का प्रेजेंटेशन मैंने आपको क्या बताया, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग सब एक ही साइड दिखा दो। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग सब एक ही साइड डेबिट साइड दिखा दो। तो सबसे पहले हम लोग रॉ मटेरियल लेवल पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की कितनी है, देखिए इन्होंने यहाँ पर स्पेसिमेन किस तरीके से दिखाया। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने पर्टिकुलर्स पर बात करी है। ठीक है, पहले पर्टिकुलर्स बताए हैं, फिर यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, यहाँ पर इन्होंने देखिए यहाँ पर इन्होंने एक क्या दिया है, एक इन्होंने कैलकुलेशन वाला कॉलम लिया है, एक इन्होंने यूनिट्स लिया और इन्होंने यहाँ पर फाइनल अमाउंट लिया। ठीक है सर, देखिए सबसे पहले एक इन्होंने कैलकुलेशन वाला कॉलम ले लिया, एक फिर इन्होंने यूनिट वाला कॉलम ले लिया और फिर इन्होंने अमाउंट वाला कॉलम ले लिया। ठीक है सर, फिर उसके बाद राइट साइड में भी यही करा है। ठीक है, चलिए। और देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ओपनिंग WIP इन्होंने कितनी बताई है, 10,000 यूनिट्स है। ओपनिंग WIP कितनी सर, 10,000 यूनिट्स है, वो उन्होंने 10,000 यूनिट्स ले ली, जिसकी कॉस्ट कितनी है 16,000 रुपीज़। तो उसकी कॉस्ट ले ली 16,000 यूनिट्स। फिर इन्होंने रॉ मटेरियल कितना हाँ ठीक है, उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है 16,000 यूनिट्स। तो सॉरी, सबसे पहले हम लोग किस पर बात करने वाले थे, रॉ मटेरियल पर। चलिए हम लोग पहले रॉ मटेरियल पर ही बात कर लेते हैं। रॉ मटेरियल पर क्या बात कर लेते हैं, सबसे पहले
ओपनिंग इन्वेंट्री है रॉ मटेरियल की 1,70,000, तो ये देखिए कितनी है 1,70,000 यूनिट्स है, ये देख लीजिए आप, ये है 170। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है 170 के बाद आपका 1,90,000 है इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री, यहाँ पर 1,90,000 है क्लोजिंग इन्वेंट्री। फिर उसके बाद है 8,20,000 है परचेजेस, तो यानी कि 170 और 820, यानी कि इतना अवेलेबल था आपके पास 170 और 820 990 में से 190 जाएगा 8 लाख, तो यानी कि 8 लाख रुपीज़ का आपका जो रॉ मटेरियल है वो कंज्यूम हुआ है इस साल। आपका 8 लाख रुपीज़ का रॉ मटेरियल क्या हुआ है सर, कंज्यूम हुआ है, ठीक है सर। फिर इन्होंने डब्ल्यू की बात करी है, ओपनिंग डब्ल्यू है 16,000, तो यहाँ पर भी ओपनिंग डब्ल्यू 16,000 ली है, और क्लोजिंग डब्ल्यू जिसकी जो है 12,000 यूनिट्स, और उसका कॉस्ट कितना है 20,000, वो वहाँ पर आपका क्रेडिट साइड ले लिया गया। ये सारा आपका प्रेजेंटेशन का काम, आपको रॉ मटेरियल आपको डेबिट साइड ही लेना है, लेकिन डब्ल्यू के केस में ओपनिंग आप डेबिट साइड लोगे, और डब्ल्यू जो है क्लोजिंग डब्ल्यू वो आप क्रेडिट साइड ही लोगे, ठीक है सर। चलिए फिर यहाँ पर क्या और कोई बात करी गई है, हाँ देखिए उसके बाद यहाँ पर सॉरी, हाँ उसके बाद यहाँ पर इन्होंने आपका क्या बात करी है, फिर उसके बाद उन्होंने परचेजेस, हाँ हायर चार्ज तो मशीनरी एट द रेट 0.6 पर यूनिट मैन्युफैक्चर, यूनिट्स मैन्युफैक्चर सर कितनी है 5 लाख यूनिट्स हैं, 5 लाख यूनिट्स का जो आपका हायर चार्जेस मशीनरी का आएगा वो आएगा देखिए 3 लाख, यहाँ पर इन्होंने बताया ये 3 लाख, ठीक है सर। 5 लाख यूनिट्स का यहाँ पर भी इन्होंने यूनिट वर्किंग नोट नंबर 2 में दिखाया 5 लाख इंटू 0.6 कितना आएगा 3 लाख, तो हायर चार्जेस मशीनरी के कितने आ गए 3 लाख, यहाँ पर इन्होंने यही बात करी थी, ठीक है सर। चलिए हायर चार्जेस तो मशीनरी, हाँ ठीक है, हायर चार्जेस तो फैक्ट्री, हायर चार्जेस तो फैक्ट्री कितने दिए हैं सर इन्होंने 2,20,000, ठीक है। हायर चार्जेस तो यहाँ पर देख सकते हैं टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हायर चार्जेस तो फैक्ट्री शेयर, दैट मीन्स व्हाट 2,20,000, ठीक है सर। चलिए फिर उसके बाद यहाँ पर इन्होंने और क्या बताया है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस यहाँ पर 1,80,000 है, बिल्कुल इस तरीके से नॉर्मली उतार दिया 1,80,000। फिर इन्होंने डायरेक्ट वेजेस की बात करी है, डायरेक्ट वेजेस इन्होंने क्या बोला, डायरेक्ट वेजेस एट ₹0.8 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, यूनिट्स मैन्युफैक्चर सर कितनी हुई है सर, यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग हुई है 1 सेकेंड, हाँ यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुई है सर 5 लाख, 5 लाख यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुई हैं, और 0.8 पर यूनिट मैन्युफैक्चर करेंगे तो कितना सर बनने वाला है सर, ये बनने वाला है 4 लाख, ठीक है सर, ठीक है सर। चलिए और फिर इन्होंने क्या बोला 0.4 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग डब्ल्यू, और सर क्लोजिंग डब्ल्यू आपकी कितनी है 12,000, ठीक है सर, 12,000 आपकी क्लोजिंग डब्ल्यू है, और उस पर 0.4 के हिसाब से कितना लगने वाला है सर 4,800, ठीक है सर। तो ये आपका टोटल कितना बन जाएगा, ये आपका टोटल हो जाएगा सर 4,04,800, ये आपका सर टोटल कितना हो जाएगा सर 4,04,800। तो सर आपका ये जो वाला जो अमाउंट आने वाला है वो कितना आने वाला है सर 4 लाख, डायरेक्ट वेजेस वाला अमाउंट जो आएगा आपका 4,04,800 आएगा, ठीक है सर। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या करा, सबसे पहले इन्होंने ओपनिंग डब्ल्यू दिखा दिया, ठीक है सर। फिर इन्होंने क्लोजिंग डब्ल्यू को दिखा दिया। फिर इन्होंने क्या करा, फिर इन्होंने रॉ मटेरियल का हिसाब किताब लगाया, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। फिर इन्होंने सारे तरीके के एक्सपेंसेस दिखाए, ये देख सकते हैं आप। तो इन्होंने डायरेक्ट वेजेस दिखाया। फिर इन्होंने क्या करा, हायर चार्जेज और मशीनी जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और यहाँ पर ये देखिए ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इन्होंने दिखा दिए, और यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट वेजेस का कैलकुलेशन कर दिया। तो जो भी डेबिट साइड का टोटल बना, डेबिट साइड का सर टोटल बना 19,20,800, डेबिट साइड का टोटल सर कितना बना, डेबिट साइड का टोटल बना सर 19,20,800, 19,20,800 में से सर इन्होंने माइनस करा 20,000, ठीक है ना। तो कितना बन जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी जो आपका कितना बन जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर या कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का कितना बनेगा 19,08,000, ठीक है सर। ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना बनेगा सर 19,08,000, इतना आपका कॉस्ट बन जाएगा, ठीक है सर। कोई ऐसी डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड वाले इलस्ट्रेशन पे, और ये जो आपका जो फाइनल अमाउंट था, ये जो आपका अमाउंट था कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वो कहाँ चला जाएगा, वो सर जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में, ओके सर। वो आपका कहाँ जाएगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, चलिए ये थोड़ा सा आपका बैलेंस शीट भी बनानी होगी इसमें। ऑन 31 मार्च 20 द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर वाइट वरेस फॉलोस, यहाँ आपको दुनिया भर की डिटेल्स दी गई हैं। देखिए क्या क्या दिया गया है आपको, स्टॉक दिया गया है, WIP है, फिनिश गुड्स है, डेटर्स है, कैरेज ऑन परचेज है, बिल रिसीवेबल है, वेजेस है, सैलरी है, पोस्टेज, टेलीफोन, रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर, कैश एट बैंक, ऑफिस फर्नीचर, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। रिपेयर्स टू प्लांट, परचेजेस प्लांट एंड मशीनरी, बहुत कुछ दिया गया है, ठीक है सर। और यहाँ पर दिया गया रेंट दिया गया है, लाइटिंग, जनरल एक्सपेंसेस, सारी चीज़ें दी गई हैं। फिर यहाँ पर आपको क्या बताया गया, क्रेडिट साइड में आपको ट्रायल बैलेंस की ये सारी डिटेल्स हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया गया है, बिल्स पेबल है, सेल और स्क्रैप है, कमीशन रिसीड है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कैपिटल अकाउंट, सेल्स, बैंक ड्राफ्ट, ये सारे अमाउंट आपको दिए गए हैं, ठीक है सर। चलिए
फिर यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, हम लोग सारी चीज़ों के साथ पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है सर। फिर उन्होंने बोला आप क्या करें, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, हाँ, फिर यहाँ पर उन्होंने क्या बोला आप क्या करें, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं, पीएल अकाउंट बनाएं, बैलेंस शीट बनाएं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाए, ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, पीएल अकाउंट बनाए, बैलेंस शीट बनाए। यानी कि बहुत मेहनत करवाने वाले इस क्वेश्चन में। लॉन्ग आंसर में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन उम्मीद कम है, ठीक है, कि इतना बड़ा क्वेश्चन है कि सभी कुछ बनाने को दे दें। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जरूर 5 नंबर में या 10 नंबर में बनाने को दे सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन 15 नंबर में नहीं देंगे, क्योंकि 15 नंबर का सिर्फ आपका कंपनीज अकाउंट का क्वेश्चन ही आता है नॉर्मली। ठीक है, चलिए देखते हैं ज़रा यहाँ पर इन्होंने क्या करा है। रॉ मटेरियल, सबसे पहले इन्होंने क्या करा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने की प्रिपरेशन करी। ठीक है सर, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने की जब प्रिपरेशन करी, इन्होंने शुरू कहाँ से करी है सर, इन्होंने सर शुरू करी है रॉ मटेरियल। इन्होंने कहाँ से शुरू करी है सर, इन्होंने शुरू करी है रॉ मटेरियल। सबसे पहले इन्होंने ओपनिंग स्टॉक उठाया रॉ मटेरियल का। ठीक है सर, वो कितना है आपका, 1 सेकेंड, यस, आपका ओपनिंग स्टॉक जो है, आपका सर ओपनिंग स्टॉक जो है, आपका जो ओपनिंग अमाउंट है रॉ मटेरियल का, वो है सर 21,000। ठीक है सर। तो सबसे पहले इन्होंने क्या करा, ओपनिंग अमाउंट उठा लिया रॉ मटेरियल का 21,000। और यहाँ पर परचेजेस कितना है सर, आपका जो परचेजेस है वो कितना है सर, आपका जो परचेजेस है, आपका जो परचेजेस है कितना है सर, आपका परचेजेस है 85,000। यहाँ पर कुछ दिया गया होगा 85,000, 85,000, 85,000, ये रहा, ये देखिए 85,000 ये रहा। सबसे पहले आपका ये उठा लिया, फिर आपका ये वाला अमाउंट उठा लिया 85,000। ठीक है सर, 21,000 और 85,000। ठीक है। फिर नीचे आपका यहाँ पर क्या दिया गया, ये यहाँ दिया गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। ये देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर पर आपका क्या दिया गया सर, थर्ड नंबर पे आपका क्या दिया गया है, ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक 16,200। ठीक है सर। फिर आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या करा, ये इन्होंने ओपनिंग स्टॉक दिखा दिया, ये इन्होंने परचेजेस दिखा दिए, इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया। तो ओपनिंग स्टॉक में से परचेजेस ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक लेस किया, तो ये आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया 89,800। ठीक है सर, चलिए। फिर उसके बाद रॉ मटेरियल के बाद इन्होंने रॉ मटेरियल के बाद इन्होंने क्या चीज़ करी होगी, रॉ मटेरियल के बाद इन्होंने क्या चीज़ करी होगी, रॉ मटेरियल के बाद इन्होंने WIP पर बात करी है। WIP सर आपकी कितनी है, सर आपकी WIP है 9,500। यहाँ पर ये देखिए सर आपकी WIP कितनी है सर, 9,500। ठीक है, चलिए। तो इन्होंने यहाँ पर WIP को दिखा दिया है 9,500। फिर इन्होंने यहाँ पर डायरेक्ट वेजेस की बात करी। WIP पर से रिलेटेड कोई पॉइंट है, बिल्कुल नहीं सर, WIP से रिलेटेड कोई भी पॉइंट नहीं है। फिर उसके बाद इन्होंने हम लोग से क्या बात करी है, फिर उसके बाद इन्होंने जो पॉइंट दिखाया वेजेस से रिलेटेड पॉइंट बताया। वेजेस में क्या है सर, देखिए सबसे पहली बात, वेजेस आपकी कितनी है 13,000, वेजेस आपकी 13,000। फिर इन्होंने वेजेस से रिलेटेड यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, देखिए ये वाला आपका वेजेस से रिलेटेड ये पॉइंट है कि सैलरीज और वेजेस जो थी मार्च 20 के लिए जो अनपेड थी वो थी 900 और 2,000। सीधी सी बात है सर, आपने 2,000 आपने पे करके रखी हुई हैं और 900 आउटस्टैंडिंग है। 900 आउटस्टैंडिंग यानी कि आपका इस साल का जो एक्सपेंस होना चाहिए था वेजेस का वो 2,900 होना चाहिए था, लेकिन आपने दिया से 2,000 है। तो इसका मतलब आपका जो वेजेस का जो टोटल अमाउंट जाएगा वो जाएगा 2,900। यहाँ पर उन्होंने देखिए सर उतना अमाउंट लिया है 2,900। कहाँ गया, ये देखिए, सॉरी, यहाँ आपका वेजेस था 13,000 एग्जैक्टली। सॉरी, मैं कुछ गलत इंटरप्रेट कर गया। यहाँ पर वेजेस था आपका 13,000 के बाद आपका कितना जुड़ेगा, वेजेस आपका जो आउटस्टैंडिंग है वो है 2,000। ये देखिए वेजेस है आपका 2,000, वो मैंने सैलरीज वाला अमाउंट देख लिया था। वेजेस है आपका 2,000, तो आपका 13,000 और 2,000 कितना बनेगा सर, 15,000। ठीक है सर, चलिए। फिर उसके बाद वेजेस के बाद जो आपका यहाँ पर पॉइंट आने वाला है वो आएगा आपका डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। बिल्कुल, कैरेज ऑन परचेजेस भी आएगा सर। कैरेज ऑन परचेजेस आपका कितना अमाउंट है, कैरेज ऑन परचेजेस सर 1,500, वो भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड है। रिपेयर्स टू प्लांट आएगा सर, क्योंकि प्लांट में आपने रिपेयर्स करा, ऑफिस फर्नीचर से रिलेटेड आपने कोई रिपेयर्स नहीं करा है, तो आपका जो रिपेयर्स टू प्लांट है 1,100, जो आपका थर्ड लास्ट यहाँ से पॉइंट दिख रहा है डेबिट साइड में, रिपेयर्स टू प्लांट आएगा 1,100, वो भी यहाँ पर आपका पॉइंट आया है। ठीक है सर, चलिए। रेंट में इन्होंने बताया 6,000, रेंट से रिलेटेड क्या कोई पॉइंट है, बिल्कुल होगा सर। रेंट में यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, ऑफिस प्रेमाइसिस एक्वायर ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ द टोटल एरिया। सर ऑफिस प्रेमाइसिस का जो आपका जो एरिया है, रेंट है, वो आपका सर PNL में जाने वाला है। ऑफिस प्रेमाइसिस वाला जो आपका रेंट है वो आपका PNL में जाएगा, तो 1/4 वाला जो हिस्सा है वो आपका PNL में जाएगा। जो 1/4 के अलावा जो बचेगा, जो 3/4 पोर्शन है, वो आपका कहाँ जाने वाला है, वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाने वाला है, क्योंकि वो जो एरिया आपने फैक्ट्री में ऑक्यूपाई करके रखा है। तो सर आपका रेंट जो कुल है वो है सर 6,000, तो 6,000 का 3/4, 6,000 का सर 3/4 कहाँ आने वाला है, वो आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आने वाला है। दैट मीन्स 4,500। ठीक है सर, चलिए।
ये यहाँ पर उन्होंने बताया है 4500 रेंट। ओके सर। लाइटिंग से रिलेटेड भी उन्होंने यहाँ पर एक पॉइंट दिया है। लाइटिंग से रिलेटेड उन्होंने बोला है कि 2/3 आपकी फैक्ट्री में इस्तेमाल होती है, 2/3 आपकी फैक्ट्री में इस्तेमाल होती है और 1/3 ऑफिस में इस्तेमाल होती है। तो सीधी सी बात है सर, 1350 का आपका 2/3 इतना आपका फैक्ट्री वाला, उतना आपका फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि इतना आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आ जाएगा। 900 आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आ जाएगा। ये देखिए सर, 900 आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आ गया। ठीक है सर। चलिए, जनरल एक्सपेंसेस आपका सीधा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके सर। चलिए, तो यहाँ पर डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना लग गया? 7000। डेप्रीसिएशन से रिलेटेड यहाँ पर, हाँ देखिए, डेप्रीसिएशन उन्होंने बोला कि मशीन इज टू बी डेप्रीसिएटेड बाय 10%। मशीन आपको देखनी होगी कितनी है, मशीन का अमाउंट कितना है। मशीन का अमाउंट आप यहाँ पर से देख सकते हैं 70,000, 70,000 रुपये। यहाँ पर से मशीन का अमाउंट देख सकते हैं 70,000। 70,000 का 10% होता है सर कितना? 7,000। ठीक है ना सर। तो डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना आ जाएगा सर? 7,000। ओके सर। तो ये हो जाएगा अभी तक का डेबिट साइड, मैंने आपको बता दिया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का। ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद हम लोग जरा बात करते हैं ये फिर बात करते हैं सेल ऑफ स्क्रैप की। कुछ ना कुछ स्क्रैप भी आपका सेल हुआ है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो क्रेडिट साइड में अपर साइड से पॉइंट नंबर 3 आपको क्या देख रहे हैं? सेल ऑफ स्क्रैप। मैंने आपको बताया था कि एक तरीके की हम लोग क्या बोलेंगे कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको कम करने का काम करेगा। ठीक है सर। तो आपका सेल ऑफ स्क्रैप आ जाएगा कितना सर? 2500। आपका सेल ऑफ स्क्रैप कितना आ जाएगा? आपका सेल ऑफ स्क्रैप आ जाएगा 2500। ये भी कम हो जाएगा। ओके सर। चलिए, फिर आपके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर फिर कुछ नहीं, फिर आपका ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपका पूरा हो गया। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पूरा हुआ। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जब आपका पूरा हुआ तो आपका डेबिट एस्पेक्ट जुड़ेगा, ये वाला एस्पेक्ट माइनस हो जाएगा, तो आपका कितना अमाउंट आएगा? 1,19,000। यानी कि डेबिट साइड का टोटल बनाए 129,300 और क्रेडिट साइड का टोटल बनाए 10,300। ये सब ट्रैक करेंगे तो यू विल गेट ओनली 1,19,000। यानी कि ये है आपका क्या? कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और ये अमाउंट आपका कहाँ जाने वाला है? ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है ना सर? ठीक है ना सर? ये अमाउंट आपका कहाँ जाने वाला है? ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके सर। तो यहाँ पर से क्या होने वाला है? ये कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कहाँ गई? 1,19,000। ये कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की आ गई 1,19,000। ये आपकी कहाँ गई? डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट की। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स सर कितना था? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना था सर? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यहाँ पर ये देखिए 15,500। ये देख सकते हैं डेबिट साइड, डेबिट आस्पेक्ट से सेकंड नंबर पे, डेबिट आस्पेक्ट से थर्ड नंबर पे आप देख सकते हैं 15,500। ठीक है ना सर। 15,500 ये आपका यहाँ आ जाएगा। 15,500 और 1,19,000। ओके सर। सेल्स आपकी कितनी हुई है यहाँ हम लोग देख लेते हैं। सेल्स हम लोग की जो हुई है सर, सेल जो हम लोग की हुई है 1,67,200। यहाँ देख सकते हैं सेकंड लास्ट, क्रेडिट आस्पेक्ट से सेकंड साइड आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पे, लास्ट सेकंड लास्ट वो है 1,67,200। तो ये 1,67,200 आपका वो आ गया। और क्लोजिंग स्टॉक जो है आपका फिनिश गुड्स का, क्लोजिंग स्टॉक जो है आपका फिनिश गुड्स का वो आपको ज़रूर बताया गया होगा 18,100। ओके सर। क्लोजिंग स्टॉक जो है आपका फिनिश गुड्स का, क्लोजिंग स्टॉक जो है आपका फिनिश गुड्स का वो दिया गया आपको 18,100। उस पर भी यहाँ पर उन्होंने अमाउंट दिया होगा लास्ट में 18,100। तो अगर आप ये क्रेडिट आस्पेक्ट को जोड़ेंगे ये वाला अमाउंट, तो ये बनेगा 185,300। इसमें से 15,500 और 1,19,000, 1,19,000 आप माइनस करेंगे, देन यू विल गेट ओनली 50,800। ओके सर। चलिए, फिर इस 50,800 जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है इसको हम लोग कहाँ पर लेके गए? ग्रॉस प्रॉफिट में। इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हम लोग क्रेडिट साइड में लेके गए। ओके सर। चलिए, फिर उसके बाद जितने भी बचे हुए एक्सपेंसेस हैं, जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं ले पाए, उसको हम लोग को कहाँ लेना होगा? कहाँ पर लेना होगा सर? हम लोग को P&L अकाउंट में लेना होगा। जैसे हम लोग के क्या क्या खर्चे बच गए, जैसे कि कैरेज ऑन परचेज जैसे कि हम लोग ले चुके थे, वेजेस हम लोग ले चुके थे, सैलरीज हम लोग को P&L अकाउंट में लेना है। ये वाला सैलरीज आ जाएगा, टेलीफोन पोस्टेज आ जाएगा, आपका रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर आ जाएगा। ठीक है ना सर। और आपका आपका क्या आने वाला है, और आपका क्या होने वाला है? कमीशन रिसीव्ड, जैसे आपका P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड आएगा। ये जो सैलरीज, टेलीफोन, पोस्टेज, जो रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर है P&L की डेबिट साइड आएंगे। कमीशन रिसीट आपका P&L की क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है सर। और आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी आपका P&L की डेबिट साइड में आएगा। ठीक है सर। देखिए, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे खर्चे दिए हुए हैं। सैलरीज में यहाँ पर एक पॉइंट ज़रूर आउटस्टैंडिंग वाला दिया होगा कि सैलरीज जो है आपकी 10,000 है। ठीक है सर। सैलरीज जो है आपकी 10,000 है। सैलरीज आपकी अगर 10,000 है, उसमें 900 ऐड कर देंगे, देन यू विल गेट ओनली 10,900। ओके सर। तो यहाँ पर उन्होंने ये अमाउंट बताया हम लोग को। फिर इन्होंने हमने जो आपको और भी एक्सपेंसेस बताए थे, हमने तो आपको, हाँ, टेलीफोन पोस्टेज बताया था, रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर बताया था। ये भी इस तरीके के एक्सपेंसेस यहाँ पर लिए गए होंगे, टेलीफोन पोस्टेज और रिपेयर्स टू फर्नीचर। ठीक है। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर आपका कितना है? आपको फर्नीचर का पहले अमाउंट देखना होगा। फर्नीचर का अमाउंट आपका कितना था? फर्नीचर का सर अमाउंट आपका था
फर्नीचर का आपका अमाउंट था, ये देखिए 10,000। 10,000 का आपको कितना लगाना है, 7.5%, 7.5% निकालना है। तो उसका जो आपका डिप्रिसिएशन आएगा वो आएगा आपका 750। ठीक है सर। जो रेंट आपका 3/4 जो आपको मैन्युफैक्चरिंग में गया था, रेंट जो आपका 3/4 मैन्युफैक्चरिंग में गया था, 1/4 आपका कहाँ जाना है, 1/4 आपका इधर आ जाना है। और जो आपका लाइटिंग जो था 2/3 आपका मैन्युफैक्चरिंग में गया था, तो 1/3 का आना है, PNL में आ जाना है, यानी कि कितना 450। जनरल एक्सपेंसेस मैंने आपसे पहले ही, जनरल एक्सपेंसेस, हाँ चलिए, जनरल एक्सपेंसेस मैंने आपसे पहले ही बात करके रखी हुई थी। जनरल एक्सपेंसेस आपका कहाँ आना है, जनरल एक्सपेंसेस आपका PNL की डेबिट साइड आना है। वो कितना है अमाउंट सर आपका 1500। ठीक है सर। तो जनरल एक्सपेंसेस आपका कितना आ जाएगा सर 1500। ओके सर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक अच्छा पॉइंट है, जहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि आपका आना है 1% ऑफ कितना सेल्स आपकी कितनी है 167,200, तो ये कितना आएगा सर 1672। तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपका आने वाला है अमाउंट। ठीक है सर। 1672 आपका ये आने वाला है। ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर क्या बताया कि एग्जिस्टिंग प्रोविजन, आपका प्रोविजन पहले से ही 1650 का एग्जिस्ट करता था। ठीक है सर। आपका 1650 का प्रोविजन ट्रायल बैलेंस की अगर क्रेडिट साइड है, इसका मतलब इतना प्रोविजन एग्जिस्ट करता था। आपका जो फाइनल बैलेंस होना चाहिए प्रोविजन का वो होना चाहिए 1672। तो इसका मतलब आपको PNL में डेबिट करके कितना आपको प्रोविजन बढ़ाने की ज़रूरत है सर, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है ना सर। इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है सर 22। ठीक है सर। इतना आपको एग्जिस्ट करता था, इतने तक आपको पहुंचना है। तो इसका मतलब आपको कितना आपको PNL में प्रेशर डाल के डेबिट करके कितना आपको और बनाना होगा सर, इन दोनों का डिफरेंस, दैट मीन्स वॉट 22 इज ओनली। ओके सर। तो 22 रुपीज़ का आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको प्रोविज़न को आपको डेबिट करना होगा। ठीक है सर। फिर आपका कमीशन आ जाएगा, फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट, कमीशन तो मैंने आपको बताया होता, आप लोग क्या कर लेंगे नेट प्रॉफिट निकाल देंगे। ठीक है सर। फिर यहाँ पर आपकी जो बाकी जो आपकी चीज़ें हैं, जैसे कैपिटल है, नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो हम लोगों ने यहाँ से निकाला है वो हम लोग रख देंगे। बैंक लोन यहाँ पर 8,500 का दिया हुआ था, बैंक लोन आपका 8,500 का था। ये देखिए, बैंक लोन आपका 8,500 का था, सॉरी, बैंक लोन आपका 8,500 का था। यहाँ पर क्रेडिट साइड में ये देखिए लास्ट में बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से है आपका 8,500 का, वो आप यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है। लाइबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, सैलरी पेबल, वेजेस पेबल, जो भी आपके अमाउंट हैं, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ले आएंगे। वहाँ से आप देख के सारी चीज़ें करेक्ट कर सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन के साथ रखना, ऑफिस फर्नीचर डेप्रिसिएशन के साथ रखना, क्लोजिंग स्टॉक आप दिखा दोगे, WIP का स्टॉक दिखाओगे, फिनिश गुड का स्टॉक दिखाओगे, सन्ड्री डेटर्स फिर प्रोविजन के साथ रखना, सन्ड्री डेटर्स पूरा प्रोविजन के साथ रखना, ऐसे मत रखना। और बिल्स रिसीवेबल और कैश एडवांस, ये सारी चीज़ें करके आप लोग अपनी क्या करोगे, बैलेंस शीट को क्या करा दोगे, मैच करा दोगे। ठीक है सर। तो ये चैप्टर हम लोग का ख़त्म होता है। हमने आपको इलस्ट्रेशन के साथ कराया, बाकी आप लोग उम्मीद करता हूँ इसके ट्रू फॉल्स सॉल्व करेंगे, इसके बैक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको जो दिक्कत हो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड द चैनल। ओके। एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, नोटिफिकेशन भी पाएँ। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ें। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे। थैंक यू।